हेलो फ्रेंड्स, एक नई वीडियो के साथ आपका फिर से स्वागत करते हैं राजपूत क्लास 007 में। मैं राजपूत जीवन सिंह। आपको जो नई वीडियो है वो नई वीडियो कक्षा 10 का जो पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उसको आज पढ़ाने वाले हैं हम। यहाँ देखते हैं हम रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जो कि आपका पहला चैप्टर है कक्षा 10 का, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण यह है क्या। रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण लिखा है दोनों एक में, लेकिन है दोनों अलग अलग। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये रसायन विज्ञान के अंतर्गत आता है। चूंकि हम कक्षा 10 का पहला चैप्टर है, अभी स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसमें हम सबसे पहले ये बता दें कि रसायन विज्ञान जो होता है, रसायन विज्ञान क्या होता है। हम रसायन विज्ञान को ही डिफाइन करते हैं। सबसे पहले रसायन विज्ञान जो है, यहां पर देखेंगे विज्ञान 3 पार्ट में होता है। सबसे पहले यहां पर होगा रसायन विज्ञान, दूसरा होगा भौतिक विज्ञान और तीसरा होगा जीव विज्ञान। यानी कि ऐसे कह देते हैं भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। यानी कि हम जो आपको पढ़ाने वाले हैं वो ये पोर्शन है, रसायन विज्ञान। अब यहां पर हम देखेंगे विज्ञान किसे कहते हैं। सबसे पहली बात तो ये, विज्ञान किसे कहते हैं। सुव्यवस्थित, सुसंगठित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। विज्ञान के अंतर्गत हम जो पढ़ेंगे रसायन विज्ञान कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम रसायनों का अध्ययन करते हैं उसे हम रसायन विज्ञान कहते हैं। अब यहां देखेंगे रसायन विज्ञान में, जो कि कक्षा 10 का आपका पहला चैप्टर है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसमें हम पहला हेडिंग आपको बताने से पहले, स्टार्ट करने से पहले कुछ कॉमन चीजें आपको हम बता दें। सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया को जब भी हम कभी पढ़ेंगे तो इसमें हमेशा रिएक्शन ही आपको पढ़ने को मिलेगा। तो जो रिएक्शन आता है, रिएक्शन एलिमेंट जो होते हैं, एलिमेंट से मिलकर के रिएक्शन बनता है। अब कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि जिनको एलिमेंट की पहचान नहीं होती है, तो हम देखते हैं सबसे पहले यहाँ एलिमेंट की जो पहचान, कौन से एलिमेंट की पहचान नहीं होती है और उसको किया कैसे जाए। तो एलिमेंट जो होते हैं, यहाँ एक अक्षर लिखा हुआ है यन, एक लेटर यन, यानी यन का मतलब होता है नाइट्रोजन, लेकिन इसी जगह पर लिखा होता है Na, इसका मतलब होता है सोडियम। इस जगह पर कैसे आपको पता चलेगा कि यह एक एलिमेंट है और यह भी एक ही एलिमेंट है। कुछ स्टूडेंट्स, अधिकतर स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो इस एक अक्षर को, यानी वो अक्षर को कैलकुलेट करते हैं। अक्षर के हिसाब से जो है यन जो लिखा हुआ है, अक्षर के हिसाब से कहेंगे यह एक एलिमेंट है, एक तत्व है। और यहाँ लिखा है Na, यानी इसको भी कहेंगे वह 2 एलिमेंट है, 2 तत्व हैं। क्योंकि उनको केवल ये ज्ञान होता है कि हम अक्षर को देख करके एलिमेंट जानते हैं, यानी कि तत्व को हम अक्षर को देख के गिनते हैं। ऐसा नहीं है। यहां जो यन लिखा हुआ है कैपिटल, जो कैपिटल लेटर में लिखा होगा वह एलिमेंट होगा, वह तत्व होगा। लेकिन उसी के साथ साथ एक कैपिटल लेटर के साथ अगर एक स्मॉल लेटर मिलता है, छोटा लेटर मिलता है, तो इसका मतलब है कि ये दोनों मिलके एक तत्व हैं। चाहे इसके आगे तीसरा भी तत्व कोई अक्षर क्यों ना लिखा हो, लेकिन वो छोटा होना चाहिए। यानी कि अगर एक बड़े अक्षर के साथ एक छोटा अक्षर लिखा हुआ है, इसका मतलब हुआ कि दोनों अक्षर मिलके एक ही तत्व का निर्माण कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यहां बता दें, यह भी एक ही तत्व हुआ, यह भी एक ही तत्व हुआ। यह एक तत्व क्यों हुआ? क्योंकि एक बड़े अक्षर के साथ एक छोटा अक्षर है। इसके नीचे देखते हैं लिखा होगा NaCl, जिसे हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। इसको हम कह सकते हैं खाने का नमक। यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे इसमें कितने एलिमेंट मिले हुए हैं, यहां ध्यान से देखिएगा। Na एक एलिमेंट ये हो गया, C कैपिटल लेटर एक एलिमेंट ये हो गया, L कैपिटल लेटर, ठीक है। लेकिन ध्यान से देखेंगे Cl, तो L जो है कैपिटल नहीं है, वो L क्या है, L स्मॉल है। ध्यान से देखिएगा, L स्मॉल है। इसका मतलब होगा कि ये दोनों मिलके एक तत्व का निर्माण किए हैं। ध्यान से देखिएगा, इन दोनों से एक तत्व का निर्माण, इन दोनों से एक तत्व का निर्माण, यानी कि 4 अक्षर से यहाँ पर 2 ही तत्व का निर्माण हो रहा है, ठीक है। यानी कि अब इतना तो समझ में आ गया होगा कि एक बड़े अक्षर के साथ जब एक छोटा अक्षर मिलता है तो भी वो एक ही एलिमेंट होता है। अब यहाँ हम आते हैं अपने टॉपिक पे, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया।
तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, यानी कि पहला जो हेडिंग अपना वो है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया ध्यान से देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया है क्या। रासायनिक अभिक्रिया ये अपने दैनिक जीवन में भी होता है, लेकिन किसी किसी को पता होता है, किसी किसी को पता नहीं। जैसे कि हम भोजन करते हैं, भोजन करने के बाद रासायनिक अभिक्रिया के ही फलस्वरूप वह भोजन जो है हमारा पचता है। सभी लोग दही खाते होंगे, जो दही है वो भी दूध से दही बनता है, यानी कि वो भी रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा ही बनता है। अब आते हैं इसके परिभाषा पे, क्या है ऐसे परिवर्तन, यानी कि ऐसे कह सकते हैं ऐसे परिवर्तन जिनमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है, यानी ऐसे परिवर्तन जिनमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है, निर्माण होता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल यहां पर हम दे देते हैं, सेम वही कंडीशन जो अभी हमने आपको बताया था। जैसे दूध से दही बनना, दूध से दही बनना, ऐसे परिवर्तन जिनमें नए गुणों वाले, यानी कि एक पदार्थ से कोई दूसरा पदार्थ बन रहा है, परिवर्तित हो रहा है, लेकिन उसमें जो है जो गुण हैं वो डिफरेंट हो, उससे अलग हो पदार्थों का, यानी कि ऐसे परिवर्तन जिनमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है, उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया में जैसे दूध से दही बनना, अब दूध से दही बनने के बाद जो दूसरा होता है लोहे पर जंग लगना, यह भी एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया ही है, लोहे पर जंग लगना आदि। ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल हैं जो कि दैनिक जीवन में अपनी आंखों के सामने होते हैं, लेकिन अधिकतर लोगों को पता नहीं होता है कि ये क्या हो रहा है। दूसरे कंडीशन में चलते हैं, इसमें रासायनिक अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया के बाद रासायनिक अभिक्रिया लिखते कैसे हैं, यानी कि दूध से दही बन गया, लोहे पर जंग लग गया, ये चीज तो सबके समझ में आ गई, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया जो है इसको लिखने का एक तरीका होता है, एक प्रारूप होता है, और वो जो प्रारूप होता है वो रासायनिक समीकरण, यानी कि वो रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण के प्रारूप में हम क्या करते हैं, उसको लिखते हैं, और उसमें दो कैटेगरी होती है, एक होता है अभिकारक का, एक होता है उत्पाद का। तो हम देख लेते हैं अभिकारक। अभिकारक क्या होता है, अभिकारक, चलिए अभिकारक देख लेते हैं। अभिकारक के बाद में हम देख लेते हैं उत्पाद क्या कहलाता है। अभिकारक के बाद उत्पाद, दो हेडिंग यहाँ लिखते हैं और ध्यान से देखिएगा इसको, अभिकारक और उत्पाद, अभिकारक और उत्पाद। अभिकारक क्या होता है, उत्पाद क्या होता है। तो अभिकारक उत्पाद को समझने से पहले हम आपको रासायनिक समीकरण के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं कि रासायनिक समीकरण है क्या। किसी रासायनिक अभिक्रिया के प्रतीकात्मक निरूपण को, किसी रासायनिक अभिक्रिया के प्रतीकात्मक निरूपण को हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। यानी कि हम यहां पर लिख देते हैं, इसको थोड़ा सा नीचे भी बाद में समझा देते हैं आपको, रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण के बारे में थोड़ा सा बता दें, फिर अभिकारक उत्पाद के बारे में इसके बाद हम बता देंगे। नेक्स्ट स्टेप ही है रासायनिक समीकरण क्या होता है, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, रासायनिक समीकरण कैसे लिखा जाता है, इसके बारे में हम थोड़ा सा आपको बता दें। समीकरण का मतलब होता है समता, और समता का मतलब होता है बराबर। समीकरण का मतलब होता है समता, ध्यान से देखिएगा। समता का मतलब होता है बराबर, ये जो बराबर का चिन्ह होता है जिसको हम गणित में लिखते हैं, समता का मतलब होता है बराबर। और इसी समता के जगह पर हम रसायन विज्ञान में इस एरो, इस तीर का उपयोग करते हैं। इस बराबर वाले जगह पे हम इस तीर का उपयोग, इस एरो का उपयोग करते हैं। चलिए अब देखते हैं रासायनिक समीकरण की परिभाषा क्या होती है। किसी रासायनिक अभिक्रिया के प्रतीकात्मक निरूपण को रासायनिक समीकरण कहते हैं। चलिए यहां देखते हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया के प्रतीकात्मक
प्रतीकात्मक निरूपण को रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण कहते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया के प्रतीकात्मक निरूपण को रासायनिक समीकरण कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं यहां पर किसी रासायनिक अभिक्रिया के प्रतीकात्मक निरूपण को, यानी रासायनिक अभिक्रिया के प्रतीकात्मक निरूपण को, प्रतीकात्मक निरूपण का मतलब ये होता है कि उसके प्रतीक का मतलब होता है चिन्ह। जैसे यहां हम लिखते हैं जैसे सोडियम, ऐसे नहीं, ऐसे लिखते हैं इसको क्योंकि हमको अभिकारक और उत्पाद भी पढ़ना है। तो Na+Cl, यहां करेंगे गिव्स आउट NaCl। इसे हम बोलेंगे सोडियम, इसे हम बोलेंगे क्लोरीन, दोनों मिलके बनता है सोडियम क्लोराइड। इसको बोलते हैं हम खाने का नमक, सोडियम क्लोराइड खाने का नमक। अब यहां देखते हैं किसी रासायनिक अभिक्रिया का मतलब क्या होता है कि हमको नमक बनाना है। और नमक हम कैसे बनाएंगे? जब हम सोडियम और क्लोरीन को दोनों को हम क्या करेंगे, रिएक्शन कराएंगे तो जाके हमारा नमक बनता है। लेकिन देखते हैं इसको लिखेंगे कैसे। ये हो गया रासायनिक समीकरण, ये टोटली रासायनिक समीकरण लिखेंगे कैसे? रासायनिक अभिक्रिया के प्रतीकात्मक निरूपण को, यानी कि देखिए सोडियम का प्रतीक क्या है Na, क्लोरीन का प्रतीक है Cl, और सोडियम क्लोराइड NaCl दोनों मिलकर बना प्रतीकात्मक निरूपण। ये उसका प्रतीकात्मक निरूपण है, इसको रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब एग्जांपल के तौर पे हम जो अभिकारक और उत्पाद पढ़ रहे थे, तो अभिकारक और उत्पाद के बारे में थोड़ा सा इसी के माध्यम से हम जान लेते हैं कि अभिकारक और उत्पाद क्या होता है। अभिकारक और उत्पाद यहां देखते हैं कि एक समीकरण हम लिख दिए हैं, तो इसी के माध्यम से हम दो चार चीजें और समझ लेते हैं। यहां पर जितनी भी चीज इस एरो के पहले लिखे होंगे उसको हम अभिकारक बोलेंगे, और जो मटेरियल इस तीर के बाद लिखा होगा, सामने लिखा होगा, उसको हम उत्पाद बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उत्पाद। इसे बोलेंगे अभिकारक। ये है अभिकारक और ये है उत्पाद। ये बात समझ में आ गई। चलिए अब रासायनिक समीकरण जो है हम इसको मिटा देते हैं। मिटाने के बाद हम अभिकारक और उत्पाद को पढ़ते हैं। तो अभिकारक और उत्पाद जो है अब समझ में आएगा, ठीक है। यहां लिखेंगे अभिकारक, ऐसे लिख देते हैं पहले Na+Cl गिव्स NaCl, ये हो गया। यहां लिखेंगे हम, ये हो गया उत्पाद, ये हो गया अभिकारक। यानी कि हम अभिकारक जो है, अभिकारक के बारे में लिखते हैं, अभिकारक के बारे में लिखते हैं। अभिकारक क्या होता है, अभिकारक के बारे में देखते हैं। ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक, ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में, ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हों। हिस्सा लेते हों का मतलब भाग लेते हों, अभिक्रिया में भाग लेते हों। ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हों उन्हें हम अभिकारक कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप यहां देख सकते हैं Na+Cl, जैसे Na+Cl, यहां ध्यान से देख सकते हैं कि Na+Cl यह एक अभिकारक है। ये रासायनिक अभिक्रिया हो रही है जिसमें Na+Cl ये दोनों भाग ले रहे हैं। तो यहां देखेंगे कि Na+Cl। अब दूसरा देखेंगे उत्पाद। उत्पाद क्या होता है? उत्पाद के बारे में पढ़ते हैं। उत्पाद क्या होता है, यानी कि कहने का सीधा अर्थ है कि इनके बाद जो बनेगा वही उत्पाद कहलाएगा। ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है।
ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है, रासायनिक अभिक्रिया में होता है, उन्हें हम उत्पाद कहते हैं। जैसे NaCl, जैसे NaCl सोडियम क्लोराइड। इस समीकरण में, ये समीकरण जो है इसको लिखना जरूरी है, इसको आप लिख पाएंगे पहले, तभी अभिकारक और उत्पाद को समझ पाएंगे। यहाँ NaCl जो है इस रासायनिक अभिक्रिया में क्या करता है, भाग ले रहा है, तो ये अभिकारक हो गया, और इनके फलस्वरूप जो बना NaCl, इसको हम उत्पाद बोलेंगे। यही लिखा, ये ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है, ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण यानी जो बनता है वही उत्पाद कहलाता है, तो ये बन रहे हैं यही उत्पाद कहलाएंगे। अब हम देखते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसके लक्षण क्या होते हैं, उसमें चेंजेस क्या क्या होते हैं। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है, आप डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया होगा, उसी व्हाट्सएप नंबर पे आके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यहां देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो उसमें कैरेक्टर जो होते हैं, उसके जो गुण होते हैं, उसमें परिवर्तन क्या क्या होता है, यानी रासायनिक अभिक्रिया में परिवर्तन। रासायनिक अभिक्रिया में होने वाले परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रिया में होने वाले परिवर्तन। सबसे पहला परिवर्तन जो होता है वो होता है अवस्था में परिवर्तन। सबसे पहला परिवर्तन जो होता है अवस्था में परिवर्तन। जो दूसरा परिवर्तन होता है वो होता है रंग में परिवर्तन। कुछ ऐसे होते हैं जिनके रंग में परिवर्तन नहीं होता है, तो जरूरी नहीं है कि सबके रंग में ही परिवर्तन हो। दूध से दही बन जाता है, रंग में परिवर्तन नहीं होता है, कोई जरूरी नहीं है कि उसके रंग में परिवर्तन हो, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि जिनके रंग में परिवर्तन होता है। जो तीसरा कंडीशन होता है तापमान में परिवर्तन। और जो चौथा कंडीशन होता है, चौथे कंडीशन को हम देखते हैं कि चौथा कंडीशन क्या है। तो चौथा कंडीशन है गैस में परिवर्तन, यानी कि गैस में परिवर्तन। ये चार परिवर्तन गैस का, यहां देखेंगे हम गैस में परिवर्तन नहीं, ये जो लिखा हुआ है ये होगा गैस का उत्सर्जन, क्योंकि एक कॉमन सा बात है, जब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को जब हम कराते हैं तो उसमें से गैस निकलता है, गैस बदलता नहीं है, गैस निकलता है, तो गैस का उत्सर्जन एक कंडीशन ये हो गया। बाकी तीन जो ऐसे हैं कि जिनमें परिवर्तन होता है लेकिन चौथे में परिवर्तन नहीं होगा। चौथा क्या होगा, गैस का उत्सर्जन, गैस निकलता है, ध्यान दीजिएगा ये कॉमन है। नेक्स्ट इसके आगे देखते हैं हम लोगों ने जो पढ़ा वो रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण, अभिकारक, उत्पाद और इसमें होने वाले परिवर्तन, इनके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम देखते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया होती है वो कितने प्रकार की होती है। तो रासायनिक अभिक्रिया को हम देखेंगे। सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया को देखने से पहले रासायनिक समीकरण जो होता है उसको हम संतुलित करना देख लेंगे कि रासायनिक समीकरण जो है वो संतुलित कैसे होता है, यानी कि रासायनिक समीकरण संतुलित करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ध्यान से देखिएगा, रासायनिक समीकरण संतुलन, रासायनिक समीकरण संतुलन। ध्यान दीजिएगा, रासायनिक समीकरण संतुलित करने की आवश्यकता क्यों होती है। सबसे पहला तो कंडीशन यही है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की जरूरत क्यों होती है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान जो होते हैं उनका ना तो निर्माण किया जा सकता है और ना तो उनको नष्ट किया जा सकता है। यानी कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया में जो द्रव्यमान या जितने द्रव्यमान के जो पदार्थ या जितने द्रव्यमान के जो तत्व इंक्लूड किए जाते हैं, जो बनने वाले उत्पाद होते हैं, उनमें उतनी ही मात्रा होनी चाहिए। कहने का अर्थ सीधा सीधा कि हम ना तो उनके द्रव्यमान को घटा सकते हैं ना ही उनके द्रव्यमान को हम बढ़ा सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया में। हाँ, उनकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं जिसकी वजह से वो बढ़ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम इधर रख करके कुछ और बना रहे हैं तो ज्यादा बन जाए या कम बन जाए, ऐसा नहीं। जितना इधर होगा उतना ही इधर होगा।
कहने का अर्थ सीधा सीधा है कि इनके जो परमाणु यानी कि कुछ ऐसे होते हैं, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, जो भी तत्व हैं, एलिमेंट है, उनकी परमाणु होती है, ठीक है। अब मानते हैं कि तत्वों के जो परमाणुओं की संख्या होती है, तत्वों के परमाणुओं की, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के परमाणुओं की जो संख्या होती है जितनी इधर होनी चाहिए उतनी इधर होनी चाहिए। यानी कहने का अर्थ है ये हो गया अपना रिएक्शन। यहां कुछ लिखा हुआ है, यहां कुछ लिखा हुआ है, और यहां जो बन रहा है इनके परमाणुओं की संख्या के बराबर ये होना चाहिए। यहां बने कुछ भी, यहां ए लिखा हुआ है, यहां बी लिखा हुआ है, तो यहां बनेगा ए बी, यानी कि ए एक है और बी भी एक है। यहां जो बनेगा वो दोनों एक ही एक हैं। देखिए ए भी एक है और बी भी एक है। कहने का अर्थ सीधा सीधा है कि जो परमाणुओं की संख्या है वो परमाणुओं की संख्या जितनी इधर होनी चाहिए, एरो की इधर, एरो की इधर की उतनी ही होनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे हम तो ए भी करके समझा दिए, लेकिन यहाँ पर सीधा सीधा आप लोग नॉर्मली शुरू से अंतिम तक यही देखिए, NaCl, एन ए इधर लिखा हुआ है, एक हो गया, Cl इधर लिखा हुआ है, दो हो गया, यानी एक ये, और यहाँ जो बन रहा है NaCl, यानी ए भी एक और Cl भी एक है। कहने का अर्थ है कि एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर भी है। तो ये होता है रासायनिक समीकरण संतुलन। चलते हैं इसको थोड़ा सा और आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। रासायनिक अभिक्रिया जो होती है, रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है? सबसे पहले देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार, यानी रासायनिक समीकरण संतुलन हो गया, रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है। रासायनिक अभिक्रिया के जो प्रकार होते हैं एक एक उसको पढ़ेंगे हम। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया की प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, यानी रासायनिक अभिक्रिया का जो पहला प्रकार होता है उसको हम बोलते हैं संयोजन। संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। जो दूसरी अभिक्रिया होती है, देखिए संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया दोनों में एक चीज कॉमन है, संयोजन अभिक्रिया हो गया और दूसरा जो हो गया वो वियोजन अभिक्रिया। यही लिख देते हैं, दोनों का भी हम बता देंगे। वियोजन अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, यानी देखते हैं संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया में केवल और केवल थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंस है। संयोजन अभिक्रिया में इसमें क्या होता है, एकल पदार्थ का निर्माण होता है, यानी कि एकल उत्पाद का निर्माण होता है, और इसमें क्या होता है, इसमें एकल उत्पाद का निर्माण नहीं होता है, इसमें एकल उत्पाद टूटते हैं। दोनों में इतना ही अंतर है, इसमें एकल उत्पाद का निर्माण होगा और इसमें एकल उत्पाद टूटेंगे। अब सबसे पहले हम देखते हैं संयोजन अभिक्रिया क्या है ये। इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर के एक तत्व का या एकल तत्व का, एकल पदार्थ का, तत्व नहीं कह सकते हम, पदार्थ कह सकते हैं, एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं। दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। अब यहां देखते हैं, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। इसमें हम एग्जांपल क्या देंगे, इसमें हम एग्जांपल जो दे रहे हैं सबसे पहले हम लिख देते हैं एग्जांपल। एग्जाम्पल में जो हम देंगे वो देंगे C+O2 gives CO2। ध्यान दीजिएगा, अगर आपके समझ में नहीं आता है तो आप एक बार नहीं कई बार पूछेंगे, तो हम जो चीज समझ में नहीं आएगा हम उसको रिपीट करके दोबारा भी वीडियो बनाएंगे। बशर्ते हमारा मकसद है कि किसी भी तरीके से जो लोग कोचिंग नहीं कर पाते हैं उन तक शिक्षा पहुंचाना, वो भी निःशुल्क। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ बच्चियां होती हैं कि जो घर से बाहर नहीं जा पाती हैं, चाहे समाज के डर से, चाहे किसी और डर से, समाज के डर से ही समझ लीजिए उसको, लेकिन वो घर से बाहर नहीं जा पाती हैं पढ़ने के लिए, तो उनके लिए खास करके ये ज्यादा ही फायदेमंद होगा। और यहाँ पर जो है हिंदी मीडियम का टोटल सिलेबस चलेगा, बशर्ते चल रहा है धीरे धीरे, जैसे टाइम मिल रहा है वैसे वैसे भी वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ। यहाँ देखिए पॉइंट पे आते हैं, C+O2 gives out CO2। यहाँ C का मतलब होता है कार्बन, O2 का मतलब होता है ऑक्सीजन, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। C एक है, O की मात्रा 2 है,
यहां भी देखेंगे C1 है, ऐसे देखिए C की मात्रा कितनी है 1, O की मात्रा कितनी है 2, C की मात्रा कितनी है 1, O की मात्रा कितनी है 2। जितना इधर था उतना इधर है। ये होती है रासायनिक अभिक्रिया का, रासायनिक समीकरण का संतुलन। उम्मीद है कि आपके समझ में आ रहा होगा कुछ ना कुछ। अब यहां देखते हैं, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। हम आते हैं वियोजन अभिक्रिया में। वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है, एकल उत्पाद टूट करके, एकल उत्पाद टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं। ठीक है, एकल यहां पर जो यहां लिखा होगा वो केवल एक होगा, जो इधर बनेगा वो दो या दो से अधिक बनेगा। अब हम यहां देखते हैं वियोजन अभिक्रिया के बारे में। जिस अभिक्रिया में, ध्यान से देखिएगा, जिस अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूटकर, एकल अभिकारक, जिस अभिक्रिया में एकल अभिकारक दो या दो से अधिक एकल अभिकारक, ऐसे एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं, अधिक उत्पाद बनाते हैं, उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब यहां पर सेम इसी कंडीशन में जो इसका एग्जांपल है, इसके एग्जांपल को हम देख लेते हैं। देखिए वियोजन अभिक्रिया है, तो वियोजन अभिक्रिया में हम देख लेते हैं जो एग्जांपल है वियोजन अभिक्रिया का। इसमें लिखा हुआ है वियोजन अभिक्रिया में CaCO3, ध्यान दीजिएगा CaCO3, CaCO3, जिसको हम बोलते हैं चूना पत्थर, जिसको हम बोलेंगे चूना पत्थर। एक दिन इस बुक में नहीं, इस चैप्टर में जितने भी समीकरण आए हुए हैं, जितने भी अभिकारक या जितने भी यौगिक आए हुए हैं, सबको ऐसे हम लिखवा देंगे, उसका एक वीडियो अलग बना देंगे। CaCO3, इसको हम बोलते हैं चूना पत्थर, और यानी कि यह एकल अभिकारक है। ये जब टूटेगा तो टूटने के बाद दो या दो से अधिक उत्पाद बनाएगा। देखते हैं कितने उत्पाद बना रहा है ये बना रहा है पहला CaO, क्योंकि ये सॉलिड बना रहा है। ठीक है, सॉलिड का मतलब होता है ठोस, यहां लिखते हैं सॉलिड, ऐसे लिखते हैं सॉलिड, यहां 3 लगा दें। CaO का मतलब क्या होता है, बता रहे हैं CaO का मतलब क्या होता है। CaO ये सॉलिड में हो गया। अब यहां देखिए CaO के अलावा ये जो बना रहा है वो बना रहा है CO2, ये गैस बना रहा है। ठीक है, अब यहां देखेंगे ये भी चूना ही है, CaO जो है ये भी चूना ही है, लेकिन ये बुझा हुआ चूना। अब यहां देखते हैं CaCO3, ठीक है, थोड़ा सा नीचे हो गया, लेकिन आप यहीं से समझ लीजिए कि इसको हम थोड़ा सा चूना पत्थर यहां लिख देते हैं, चूना पत्थर, ये हो गया चूना पत्थर। Ca यह एक तत्व है, C का मतलब यहां हो जाएगा कार्बन, यह भी एक तत्व होगा। ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है 3, CaCO3 का मतलब होता है यहां चूना पत्थर, कैल्शियम की मात्रा 1 है, C कार्बन की मात्रा 1 है, ऑक्सीजन की मात्रा 3 है। अब यहां देखेंगे जो बन रहा है कैल्शियम, यानी ये जो है बुझा हुआ चूना है, ये जो है बुझा हुआ चूना, ये बुझा हुआ चूना है। बुझे हुए चूने में कैल्शियम की मात्रा 1, ऑक्सीजन की मात्रा 1, यानी कैल्शियम की मात्रा 1 तो बराबर हो गई, तो इसको हम मिटा देते हैं। चलिए मिटा देते हैं। अब बचा क्या अपने पास, एक कार्बन बचा और ऑक्सीजन की मात्रा 2 बची, तो एक कार्बन, ऑक्सीजन की मात्रा 2। अब ध्यान से देखिएगा यहां पर जो है O3 नहीं, हमको Ca मिटाना था और हम जो है O को मिटा दिए हैं। हाँ, ध्यान से देखिएगा C की मात्रा 1 और यहां भी C की मात्रा 1। चलिए इसको भी मिटा देते हैं। ऑक्सीजन 3 है, यहां जाके यही 3 ऑक्सीजन 2 पार्ट में बढ़ गया, तो एक CO2 में चला गया और एक CaO में। CO2 का पूरा नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए अब इसके आगे देखते हैं,
ये तो हो गया आपका वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया जो कितने प्रकार की होती है इसके बारे में देखेंगे। वियोजन अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है और जो भी प्रकार इसके होते हैं उसके अंदर क्या होता है। वियोजन अभिक्रिया के प्रकार। तो वियोजन अभिक्रिया जो होता है, वियोजन अभिक्रिया में अभिकारकों का टूटना 3 प्रकार से होता है। सबसे पहले देखते हैं कि वियोजन अभिक्रिया में अभिकारक कितने प्रकार से टूटते हैं। तो 3 प्रकार से इसके अभिकारक टूटते हैं। वियोजन अभिक्रिया में अभिकारकों का टूटना, यहां ऐसे लिखे हैं, वियोजन अभिक्रिया में, वियोजन अभिक्रिया में अभिकारकों का टूटना, अभिकारकों का टूटना कितने प्रकार से टूटते हैं। तो वियोजन अभिक्रिया में अभिकारकों का टूटना ये 3 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। ये तीनों प्रकार कौन कौन से हैं? सबसे पहला होता है ऊष्मा के द्वारा, सबसे पहला होता है ऊष्मा के द्वारा, दूसरा जो होता है विद्युत के द्वारा, तीसरा सूर्य की रोशनी के द्वारा। दूसरा विद्युत के द्वारा और तीसरा सूर्य की रोशनी के द्वारा, सूर्य की रोशनी के द्वारा, सूर्य की रोशनी के द्वारा। चलिए देखते हैं ऊष्मा के द्वारा, विद्युत के द्वारा, सूर्य की रोशनी के द्वारा। तीनों में से हम सबसे पहले ऊष्मा के द्वारा पढ़ेंगे। सबसे पहले ऊष्मा के द्वारा पढ़ेंगे। चलिए यहां देखते हैं हम ऊष्मा के द्वारा, ऊष्मा के द्वारा। दूसरा मार्क उठाओ, दूसरा मार्क उठाओ, दूसरा। चलिए देखते हैं पहला जो है ऊष्मा के द्वारा। ऊष्मा के द्वारा का मतलब होता है ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मा के द्वारा का मतलब होता है ऊष्मीय वियोजन, ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मीय वियोजन क्या होता है? जो वियोजन ऊष्मा के द्वारा होता है उसे ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। जो वियोजन ऊष्मा के द्वारा होता है, जो वियोजन, चलिए मार्कर नहीं चल रहा है, जो वियोजन ऊष्मा के द्वारा होता है, जो वियोजन ऊष्मा के द्वारा होता है, जो वियोजन ऊष्मा के द्वारा होता है उसे हम ऊष्मीय वियोजन कहते हैं, उसे हम ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं ऊष्मीय वियोजन का एग्जांपल। सेम यही है, Ca ऊष्मीय वियोजन। जो वियोजन ऊष्मा के द्वारा होता है उसे हम ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। एग्जांपल के तौर पे CaCO3 जो कि सॉलिड है। अब यहां देखेंगे CaO प्लस CO2, यानी ये ऊष्मा के द्वारा हो रहा है। ये चूना पत्थर है, जब ये 2 पार्ट में टूटेगा तो बुझा हुआ चूना और कार्बन डाइऑक्साइड इसमें, इन दोनों में होगा। लेकिन यहां देखते हैं ये जो रिएक्शन है CaCO3 प्लस गिव्स आउट CaO प्लस CO2, यहां पर हम ये कह रहे हैं कि यह ऊष्मा के द्वारा होता है, लेकिन ऊष्मा तो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। ऊष्मा के द्वारा होता है। ऊष्मा के द्वारा होने का मतलब क्या होता है कि ऊष्मा, यह जो है ऊष्मीय वियोजन, जो वियोजन ऊष्मा के द्वारा, इसका वियोजन ऊष्मा के द्वारा हो रहा है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम लिखेंगे CaCO3 और यहां लिखेंगे ऊष्मा, क्योंकि ये ऊष्मा के द्वारा हो रहा है। किसके द्वारा हो रहा है? ऊष्मा के द्वारा। तो हम अभी इसके पहले जो रिएक्शन लिखे थे उसको हम वियोजन अभिक्रिया में पढ़ चुके हैं, लेकिन उसमें और इसमें अंतर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम ऊष्मीय वियोजन पढ़ रहे हैं, वियोजन अभिक्रिया नहीं, हम ऊष्मीय वियोजन पढ़ रहे हैं ऊष्मा के द्वारा। तो ऊष्मा के द्वारा पढ़ रहे हैं तो इसमें ऊष्मा जरूर होना चाहिए। अब यहाँ पर CaCO3 सॉलिड है, यहाँ पर ऊष्मा हो गया, और CO बुझा हुआ चूना, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस। चलिए अब इसके आगे देखते हैं, इसके आगे देखते हैं विद्युत वियोजन। जो दूसरा है विद्युत के द्वारा, विद्युत वियोजन। यहां देख लेते हैं विद्युत वियोजन। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन जितने भी कोर्स है अपने पास, यानी कहने का अर्थ है जो पूरा चैप्टर है उसको हम खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। विद्युत वियोजन। विद्युत वियोजन क्या होता है? विद्युत वियोजन में विद्युत धारा के द्वारा किया गया जो वियोजन होता है उसे हम विद्युत वियोजन कहते हैं। विद्युत धारा, विद्युत धारा
के द्वारा किया गया वियोजन विद्युत वियोजन कहलाता है। विद्युत वियोजन कहलाता है। विद्युत वियोजन क्या होता है? विद्युत धारा के द्वारा किया गया जो वियोजन होता है उसको हम विद्युत वियोजन कहते हैं। चलिए इसके आगे देखते हैं विद्युत वियोजन का जो एग्जांपल होता है, विद्युत वियोजन का एग्जांपल। तो विद्युत वियोजन के एग्जांपल में हम लेंगे 2H2O प्लस विद्युत धारा, 2H2O प्लस विद्युत धारा, 2H2O प्लस विद्युत धारा। यहां ध्यान दीजिएगा, ये जो है एग्जाम्पल है, ये जो है ये विद्युत वियोजन का एग्जाम्पल है। इसको हम मान लेते हैं पहला पॉइंट, इसको मान लेते हैं दूसरा पॉइंट। विद्युत वियोजन यानी विद्युत धारा के द्वारा किया गया जो वियोजन होता है उसको हम विद्युत वियोजन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे 2H2O प्लस विद्युत धारा। अब ये जो बनेगा वो क्या, यानी कि 2H2O, H2O का मतलब होता है जल, H2O का मतलब होता है जल, और जल की मात्रा कितनी है 2, 2H2O प्लस विद्युत धारा। अब इसके बाद जो बनेगा विद्युत धारा, देखते हैं विद्युत धारा के द्वारा किया गया वियोजन विद्युत वियोजन कहलाता है। ठीक है, 2H2O प्लस विद्युत धारा। एग्जाम अब इसके बाद गिव्स आउट, यहां देखते हैं क्या होगा, यहां होगा 2H2 क्योंकि गैस होगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ 2H2O ये लिक्विड होगा, H2O का मतलब होता है जल, जल हमेशा लिक्विड होता है। भले ही उसको आप बर्फ बना दीजिए, बर्फ बनाने के बाद थोड़ा सा बाहर निकालेंगे यानी कि वायुमंडल टेम्परेचर यानी कि ATM एटमॉस्फेयर टेम्परेचर जो होता है उस पर आप जो लाएंगे तो निश्चित है वो जल ही बनेगा। यानी कहने का अर्थ है 2H2O जो कि लिक्विड में है और प्लस विद्युत धारा दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, जो बनाएंगे, यानी 2H2O का जो विद्युत वियोजन होगा वो विद्युत धारा के माध्यम से हम करवा रहे हैं। करवाने के बाद देखते हैं क्या बनेगा, यानी 2H2 यानी कि हाइड्रोजन 2 बन रहा है, हाइड्रोजन की मात्रा दोगुनी हो रही है और वो गैस के रूप में निकल रहा है। अब जो है O, यहां देखेंगे O निकलेगा, वो भी एक गैस ही है, वो भी एक गैस ही है। अब ध्यान देंगे यहां पर 2H2 प्लस O2, समीकरण भी धीरे धीरे संतुलित करना आप लोग सीख जाएंगे। यहां देखिए हाइड्रोजन की मात्रा कितनी है 2 और इसके आगे भी 2 लगा हुआ है। जब किसी भी, यहां देख लीजिए थोड़ा सा लिखे हुए हैं 2H2O, अगर किसी भी एलिमेंट के ऐसे नीचे कोई अंक लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है कि ये उसी के साथ रहेगा। लेकिन अगर इसके सामने भी कोई अंक लिखा हुआ तो इसका मतलब यह इसमें गुणा होगा, गुणा होने के बाद जितना आएगा वह इसकी मात्रा होगी। लेकिन एक चीज और है, जब इसके नीचे लिखा होगा 2, जैसे मान लेते हैं कि H के नीचे कोई भी अंक लिखा हुआ है, अभी तो फिलहाल 2 है, H के नीचे कोई भी अंक लिखा हुआ तो इसका मतलब ये होगा कि ये केवल H के साथ होगा। लेकिन अगर सामने कोई अंक लिखा होगा तो इसका मतलब होगा कि यह H के साथ होगा, यह O के साथ भी होगा। जिस एलिमेंट के नीचे कोई अंक लिखा होगा वह अंक केवल उसी एलिमेंट के पर्टिकुलर साथ रहेगा। लेकिन अगर उस एलिमेंट के सामने, उस यौगिक के सामने, एलिमेंट नहीं कर सकते, उस यौगिक के सामने कोई अंक लिखा हुआ है तो उसका गुणा पूरे एलिमेंट के परमाणु संख्याओं के साथ होगा। यहां देखते हैं H की मात्रा हो गई 4, O की मात्रा हो गई 2। ध्यान दीजिएगा H की मात्रा है 4, कितनी है 4, O की मात्रा हो गई 2 क्योंकि 2 यहां लिखा हुआ है। H की मात्रा हो गई 4, O की मात्रा हो गई 2, यानी कि समीकरण भी संतुलित हो गया। अब इसके अलावा हम देखते हैं जो तीसरा वियोजन है, तीसरा वियोजन सूर्य की रोशनी के द्वारा। सूर्य की रोशनी के द्वारा क्या होगा, सूर्य की रोशनी के द्वारा यानी प्रकाशीय वियोजन होगा। कौन सा वियोजन होगा, प्रकाशीय वियोजन। अब प्रकाशीय वियोजन हम लोग पढ़ते हैं, चलिए हम लोग यहां देख लेते हैं प्रकाशीय वियोजन क्या कहलाता है। यहां पर प्रकाशीय वियोजन, प्रकाशीय वियोजन, प्रकाशीय वियोजन किसे कहते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम प्रकाशीय वियोजन के बारे में बात करेंगे तो प्रकाशीय वियोजन की बात जो होगी, प्रकाशीय वियोजन के बारे में जब हम बात करेंगे तो प्रकाशीय वियोजन किसे कहते हैं, प्रकाशीय वियोजन है क्या। प्रकाशीय वियोजन में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन,
सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन प्रकाशीय वियोजन कहलाता है। अब इसके बाद हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन, उसको हम प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। इसका जो एग्जाम्पल लेंगे 2AgCl, एग्जाम्पल के तौर पे यहां देख लेते हैं एग्जाम्पल 2AgCl। 2AgCl के साथ में क्या होगा? सूर्य का प्रकाश होगा। AgCl यानी कि सॉलिड है ये। इसके साथ में लेंगे सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश 2AgCl के साथ हम लेंगे सूर्य का प्रकाश, क्योंकि हम लोग प्रकाशीय वियोजन पढ़ रहे हैं। तो 2AgCl प्लस सूर्य का प्रकाश। देखिए थोड़ा सा इधर भी जगह चाहिए। 2AgCl प्लस सूर्य का प्रकाश गिव्स। अब इसके सामने देखेंगे जो बनेगा वो क्या बनेगा? 2AgCl प्लस सूर्य का प्रकाश जो बनेगा वो 2Ag, क्योंकि ये सॉलिड होगा, ध्यान दीजिएगा 2Ag प्लस Cl2 प्लस Cl2, 2Ag प्लस Cl2। ध्यान दीजिएगा Ag की मात्रा कितनी है? 2। Cl की मात्रा कितनी है? 2। हम अभी पहले ही बता चुके हैं वहां पर। यहां देखिए ध्यान से, इस अगर किसी भी यौगिक के सामने कोई अंक लिखा हुआ है तो उस यौगिक में जितने भी एलिमेंट होंगे, जितने तत्व होंगे, उन सब के साथ इसका गुणा होगा, यानी उन सबके परमाणु संख्याओं के साथ। ध्यान देते हैं Ag के सामने 2, तो Cl का भी 2 ही होगा। अब यहां देखते हैं Ag की मात्रा 2 है, Cl की मात्रा 2 है, यहां भी Ag की मात्रा 2 हो गई, Cl की मात्रा 2 हो गई, यानी कि ये समीकरण क्या हो गया? संतुलित हो गया। थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, क्लियर रहे ये। चलिए 2AgCl प्लस सूर्य का प्रकाश गिव्स 2Ag प्लस Cl2। धीरे धीरे रासायनिक समीकरण भी संतुलित होते जा रहा है। यानी वियोजन अभिक्रिया में अभिकारकों का टूटा हम 3 प्रकार से, उष्मा के द्वारा, विद्युत के द्वारा, सूर्य की रोशनी के द्वारा, 3 प्रकार से अभिकारक टूट रहे हैं वियोजन अभिक्रिया में। इसके बाद हम देखेंगे उष्माशोषी अभिक्रिया। उष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है? या इसका पहले हम देख लेते हैं इसका उपयोग कहाँ होता है। सूर्य के प्रकाश के द्वारा 2AgCl, यानी इसका उपयोग कहाँ होता है? तो इसका उपयोग जो है श्याम श्वेत फोटोग्राफी में होता है। कहाँ होता है? इस अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में होता है। अब आते हैं हम अगले पॉइंट पे, उष्माशोषी अभिक्रिया। उष्माशोषी अभिक्रिया देखते हैं उष्माशोषी अभिक्रिया क्या होता है, किसे कहते हैं। चलिए देखते हैं उष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं। उष्माशोषी अभिक्रिया, जिस अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए उष्मा या विद्युत की आवश्यकता होती है। जिस अभिक्रिया में अभिकारकों को, जिस अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए, जिस अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए उष्मा या विद्युत की आवश्यकता होती है, यानी कि उष्माशोषी अभिक्रिया। उष्माशोषी अभिक्रिया, उष्माशोषी अभिक्रिया देखते हैं। जिस अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए, जिस अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए, अभिकारकों को तोड़ने लिखा हुआ है, तोड़ने, जिस अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए, जिस अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए उष्मा या विद्युत की आवश्यकता होती है, या विद्युत की आवश्यकता होती है, या विद्युत की आवश्यकता होती है। जिस अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए उष्मा या विद्युत की आवश्यकता होती है उसे हम उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं, उसे हम उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे CaCO3 प्लस उष्मा। ध्यान दीजिएगा एग्जाम्पल है ये, एग्जाम्पल है ये CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस उष्मा। अब ये जब टूट करके बनेगा तो CaO यानी कि बुझा हुआ चूना, इसके साथ जो बनेगा
उस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि उष्मा शोषी अभिक्रिया, इस अभिक्रिया को तोड़ने के लिए उष्मा की आवश्यकता पड़ी, CaCO3 को तोड़ने के लिए उष्मा की आवश्यकता पड़ी। और यहाँ अभिक्रिया नहीं तोड़ रहे हैं, अभिकारक तोड़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा कहीं कहीं हो जाती है मिस्टेक। CaCO3 यानी कि इस अभिकारक को तोड़ने के लिए उष्मा की आवश्यकता होती है, इस यौगिक को तोड़ने के लिए उष्मा की आवश्यकता होती है। और यहाँ पर Ca और CO2 बन रहा है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। इसके आगे चलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। जो मेन पॉइंट था उसमें हम दो पढ़ चुके हैं, पहला पढ़ चुके हैं संयोजन अभिक्रिया, दूसरा पढ़ चुके हैं वियोजन अभिक्रिया, तीसरा पढ़ेंगे विस्थापन अभिक्रिया, चौथा पढ़ेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। चलिए पहले देखते हैं विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। विस्थापन की अभिक्रिया यानी विस्थापन अभिक्रिया सीधे कहते हैं, देख लेते हैं, हाँ ये सही है। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया ये क्या होता है, देखते हैं। विस्थापन अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया में केवल और केवल आपको हाइड्रोजन या ऑक्सीजन, इन दोनों में से केवल एक को ही आप ध्यान में रखेंगे तो भी आपको ये परिभाषा आसानी से याद रहेगा। तो विस्थापन अभिक्रिया इसमें देखते हैं, इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व, इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व, जैसे कि बुक में है, मान लेते हैं विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया में विस्थापन अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब यहां देखते हैं विस्थापन अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। विस्थापन अभिक्रिया का मतलब होता है ऐसी अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में या ऐसे अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व, अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील, ऐसे तत्व जो ज्यादा क्रियाशील होते हैं और ऐसे तत्व जो कम क्रियाशील होते हैं, यानी कि ज्यादा क्रियाशील तत्व जो होते हैं कम क्रियाशील तत्व को हटा करके उनके जगह पे स्थान ले लेते हैं, उनके स्थान को ग्रहण कर लेते हैं, यानी कि विस्थापन अभिक्रिया उसी को ही कहते हैं। अब देखते हैं क्या होता है इस अभिक्रिया में, इस अभिक्रिया में, इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व, इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व, विस्थापन अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को, कम क्रियाशील तत्व वाले, कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिकों से विस्थापित कर देता है, कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिकों से विस्थापित कर देता है, उसके यौगिकों से विस्थापित कर देता है, यौगिकों से विस्थापित कर देता है, विस्थापित कर देता है। इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसकी यौगिकों से विस्थापित कर देता है और उसके जगह पे हो जाता है। देखते हैं, ये तो हो गया विस्थापन अभिक्रिया। इसी में एक आता है द्विविस्थापन अभिक्रिया, उसमें जस्ट इसी का उल्टा। देखते हैं इसमें सबसे पहले CuO, एग्जांपल CuSO4, ध्यान दीजिएगा CuSO4 तीन एलिमेंट हैं, तीन तत्व हैं, और प्लस में Zn, ये जो है आपका एक्वस जिसको बोलते हैं तंग, Zn जिंक, ये है सॉलिड में जिसको बोलते हैं ठोस। चलिए गिव्स आउट, इसमें देखते हैं ZnSO4, यहां देखते हैं CuSO4 और Zn, यानी इसमें ज्यादा क्रियाशील कौन है, देखते हैं ज्यादा क्रियाशील कौन है। ये तो एक यौगिक हो गया, लेकिन ये अभी भी तत्व ही है, यानी जो अधिक क्रियाशील तत्व होगा वो कम क्रियाशील, यानी यौगिकों में से कम क्रियाशील तत्व को क्या करेगा, हटा देगा। अब देखते हैं Zn जिंक जो है ये ज्यादा क्रियाशील तत्व है, तो Zn किसको हटा रहा है, Zn जो है Cu को हटा रहा है, यानी कि ZnSO4, ZnSO4 ये भी एक्वस ही रहेगा,
तन ही रहेगा, और प्लस में यहाँ जो निकलेगा ZnSO4, और जो यहाँ पर बचेगा वो बचेगा Cu। यहाँ देखेंगे CuSO4 प्लस Zn, यानी कि Cu की मात्रा कितनी है 1, S की मात्रा कितनी है 1, O की मात्रा कितनी है 4, Zn की मात्रा हो गई 1। अब देखते हैं जितना इधर उतना उधर है क्या। Zn की मात्रा 1 यानी कि बराबर है, मिटाते चलते, जो बराबर होगा उसको मिटाते चलेंगे। O की मात्रा कितनी है 4 है, O की मात्रा आप देख सकते हैं 4। S की मात्रा कितनी है 1, यहां भी देखेंगे S की मात्रा 1, कितना हो गया। Cu की मात्रा कितनी है, Cu की मात्रा जो है वो है 1, और यहां भी जो है Cu की मात्रा वो 1 है। तो ये होता है विस्थापन अभिक्रिया, यानी कि ज्यादा क्रियाशील वाला जो तत्व होता है वो कम क्रियाशील वाले तत्व को उसके यौगिक में से हटा करके उस जगह पर अपना हो जाता है। देखिए CuSO4 ZnSO4, Cu को हटा करके यहाँ Zn हो चुका है। द्वि विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, सेम कंडीशन बशर्ते इसी का अपोजिट उल्टा होता है। चलिए देखते हैं विस्थापन अभिक्रिया। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, लेकिन फिलहाल द्विविस्थापन अभिक्रिया चैप्टर भी खत्म ही होने वाला है। द्विविस्थापन अभिक्रिया, इसका हम एग्जांपल लेते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, जिस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच, यानी जिस अभिक्रिया में यानी द्विविस्थापन है, द्विविस्थापन दो विस्थापन, जिस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी आयनों के आदान प्रदान से देखते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया उसे कहते हैं। अब इसमें आयन का आदान प्रदान कहां से हो रहा है, तो आयन के आदान प्रदान का मतलब होता है वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब यहां देखते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया में है क्या। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया में Na2SO4, चलिए एक बार एग्जांपल हम पढ़ के बोलते हैं। जिस अभिक्रिया में आयनों के बीच आदान, यानी जिस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण आयनों के आदान प्रदान से होता है उसे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब इसका जो एग्जांपल हम लेंगे, इसका एग्जांपल लेते हैं Na2SO4, Na2SO4। टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है जिसकी वजह से हम जो बोल रहे हैं उसको भी सुनिएगा ध्यान से, और रिएक्शन यहाँ पर हम लिखवा रहे हैं। यानी कि द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, द्विविस्थापन अभिक्रिया का मतलब होता है ऐसी अभिक्रिया जिनमें या जिनके बीच उत्पाद जो निर्माण होता है, उत्पादों का निर्माण जो होता है वह आयनों के आदान प्रदान से होता है। तो Na2SO4 प्लस BaCl2। अब देखते हैं Na2SO4 BaCl2 दोनों जो हैं एक्वस से ही रहेंगे, यानी कि इसका मतलब होता है तंग। Na2SO4 सोडियम सल्फेट, BaCl2 बेरियम क्लोराइड, Na2SO4 सोडियम सल्फेट, BaCl2 बेरियम क्लोराइड। जो बनेगा वो क्या बन रहा है देखते हैं। इसमें क्या होता है, आयनों के आदान प्रदान से Ba जो है ये SO4 के साथ हो जाएगा, और Cl2 जो है वो Na2 के साथ में हो जाएगा। अब यहां देखते हैं Na2 के साथ में होगा तो क्या बनेगा। सबसे पहले हम बनाएंगे BaSO4। BaCl2 यहां क्या बना रहा था, बेरियम क्लोराइड। BaSO4 वहां जाके बना रहा है बेरियम सल्फेट। अब बेरियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड, यहां देखते हैं बेरियम क्लोराइड था, वहां बना रहा है बेरियम सल्फेट, और यहां क्या था, सोडियम सल्फेट था, तो जाके क्या बनाएगा, सोडियम क्लोराइड। यानी Na2SO4 सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड। अब यहां पर देखते हैं जो बेरियम, ठीक है, ये जो बेरियम ये यहां से हट करके SO4 के साथ बेरियम सल्फेट बना रहा है, ठीक है। अब यहां देखेंगे Na2Cl2 के साथ मिलकर के Na2 की मात्रा कितनी है 2, Cl2 की मात्रा कितनी है 2। इसका मतलब यहां पर लिखेंगे प्लस 2Na, देखिए थोड़ा सा जगह कम पड़ रहा है, BaSO4 प्लस 2NaCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड की मात्रा कितनी हो जाएगी 2, और BaSO4 यानी कि BaSO4 बेरियम सल्फेट,
इसकी मात्रा हो जाएगी 1। यहां देखते हैं, अब समीकरण संतुलित है ये। यहां देखेंगे Na2 2 और Cl2 2, तो वहां पे हो गए 2 NaCl। यहां पर जो है Ba की मात्रा 1 है, तो यहां भी Ba की मात्रा 1 है, SO4 है, तो SO4 है। चलते हैं, देखते हैं इसके आगे। ये तो हो गया आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया के बाद में हम देखते हैं उपचयन एवं अपचयन की अभिक्रिया, जो कि ये तो हो गया आपका चौथा। पहला हो गया संयोजन, दूसरा हो गया वियोजन, तीसरा हो गया विस्थापन और चौथा हो गया द्विविस्थापन। पांचवा देखते हैं उपचयन एवं अपचयन। हाँ ये सही है, उपचयन एवं अपचयन। उपचयन एवं अपचयन। उपचयन एवं अपचयन में हम देखते हैं उपचयन एवं अपचयन में क्या होता है। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ध्यान में देना होता है, यानी कि इसके पहले हम जो विस्थापन और द्विविस्थापन में बोले थे वो इसमें होना होता है, ठीक है। उपचयन एवं अपचयन में ये जो है आपका रासायनिक अभिक्रिया जो होती है उसका ये पांचवा, ठीक है। अब इसमें देखते हैं उपचयन एवं अपचयन। उपचयन किसे कहते हैं और अपचयन किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम उपचयन के बारे में पढ़ लेते हैं कि उपचयन क्या होता है, उसके बाद हम अपचयन के बारे में पढ़ते हैं। यहीं पर उपचयन, ध्यान दीजिएगा, दोनों एक ही साथ चलाएंगे। उपचयन यहां पर होगा और अपचयन यहां पर होगा, दोनों में डिफरेंस अभी क्लियर सामने आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। उपचयन किसे कहते हैं, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन का ह्रास होता है। ह्रास का मतलब कमी। जब किसी पदार्थ में, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि या जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन का ह्रास, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन का ह्रास होता है, तो उसे उपचयन कहते हैं। तो उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अब इसमें देखते हैं कि उपचयन अभिक्रिया, इसका जो एग्जांपल है, एग्जांपल क्या होता है। 2Cu प्लस O2। एग्जांपल 2Cu प्लस O2। ध्यान दीजिएगा, 2Cu प्लस O2 गिव्स आउट 2CuO। ध्यान दीजिए, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन का ह्रास होता है, ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन का ह्रास होता है, तो ऑक्सीजन की वृद्धि का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन बढ़ रहा है, और हाइड्रोजन के ह्रास का मतलब क्या होता है कि हाइड्रोजन की कमी हो रही है। 2Cu कॉपर और ऑक्सीजन, यहां पर क्या हो रहा है देखिए ध्यान से, कॉपर भी 2 है और ऑक्सीजन भी 2 है, तो यहां पर भी कॉपर 2 है और ऑक्सीजन भी 2 है, यानी कि ये समीकरण क्या है, ये समीकरण संतुलित है। इसे कहते हैं उपचयन की अभिक्रिया। इसी में देखते हैं अपचयन की अभिक्रिया क्या होती है। अपचयन, अपचयन की अभिक्रिया क्या होती है, सेम उसी का उल्टा। जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि, तो यहां पर होगा जब किसी अभिक्रिया में, ध्यान देते हैं, जब किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन का ह्रास, यहां वृद्धि तो यहां ह्रास। जब किसी अभिक्रिया में, जब किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन का ह्रास, ऑक्सीजन का ह्रास, ह्रास का मतलब होता है कमी, ऑक्सीजन का ह्रास, या जब किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन का ह्रास या हाइड्रोजन की वृद्धि हो, हाइड्रोजन की वृद्धि हो, हाइड्रोजन की वृद्धि हो, उसे हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे CuO, जैसे CuO प्लस H2। अब यहां पर जो बनेगा Cu प्लस H2O बनेगा। Cl2 यहां पर गलत लिखा हुआ था, CuO प्लस H2, यानी यहां लिखा हुआ जब किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन का ह्रास या हाइड्रोजन की वृद्धि हो। ऑक्सीजन का ह्रास यानी ऑक्सीजन की कमी हो या हाइड्रोजन की वृद्धि हो। तो यहां देखेंगे, यहां पर Cl2 लिखा हुआ था, हम हाइड्रोजन खोज रहे हैं, जबकि यहां पर Cl2 लिखा हुआ था। अब यहां देखते हैं Cu की मात्रा 1 है, ऑक्सीजन की मात्रा 1 है, H की मात्रा 2 हो गई। अब यहां देखेंगे Cu की मात्रा 1 है, H की मात्रा 2 हो गई, ऑक्सीजन की मात्रा भी 1 हो गई। H2O का जल होता है, Cu का कॉपर होता है। अब देखेंगे Cu 1 है, O की मात्रा 1 है, Cu की मात्रा 1 हो गई, O की मात्रा 1 हो गई, H 2 है यहाँ पे, तो H की मात्रा 2 यहाँ पर भी है। इसका मतलब ये समीकरण संतुलित है। जब किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन का ह्रास हो, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो,
यहाँ पर बढ़ रहा है तो यहाँ पर घट रहा है, ये होता है उपचयन अभिक्रिया, यह होता है अपचयन अभिक्रिया। इसको ऐसे ध्यान दीजिए, यहाँ पर उपचयन में ऑक्सीजन बढ़ता है और अपचयन में ऑक्सीजन घटता है। आप ऐसे ट्रिक कर सकते हैं कि उपचयन में ऑक्सीजन और उपचयन में ऑक्सीजन बढ़ता है और अपचयन में ऑक्सीजन घटता है। ऐसे ट्रिक आजमाएंगे आप, ऐसे ट्रिक याद रखेंगे तो आपको ये रिएक्शन हमेशा या ये परिभाषा हमेशा याद रहेगा। देखते हैं, जब उपचयन और अपचयन दोनों एक ही अभिक्रिया में होता है तो उस अभिक्रिया को हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जब उपचयन और अपचयन दोनों एक ही अभिक्रिया में हो तो उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। चलिए, रेडॉक्स अभिक्रिया के बाद जो है हम देखते हैं संक्षारण और विकृत गंधिता, ये क्या होता है? संक्षारण किसे कहते हैं और विकृत गंधिता क्या होता है? इसको ऐसे ही समझा देते हैं, दैनिक जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो संक्षारण जो होता है, संक्षारण का मतलब होता है जंग, लोहे पर लगने वाला जंग, जिसको हम जंग बोलते हैं, ठीक है, मूर्छा बोलते हैं जिसको। देखेंगे संक्षारण क्या होता है, जब कोई धातु आर्द्रता, वायु, जल या नमी आदि के संपर्क में रहता है। नमी के संपर्क में रहे यानी नमी का मतलब सीधे होता है जब वो जल के संपर्क में आएगा तो नमी हो गया। यानी जब कोई धातु आर्द्रता, वायु और जल के संपर्क में होता है तो धातु की ऊपरी परत कमजोर हो जाती है और कमजोर होने के बाद धीरे धीरे उसका क्षरण होता है। इस प्रक्रिया को हम उसे संक्षारण कहते हैं। यानी उसके इस प्रकार से क्षरण होने की प्रक्रिया को हम संक्षारण कहते हैं, जैसे लोहे पर जंग का लगना। दूसरा कंडीशन होता है विकृत गंधिता, यानी इसी में जो दूसरा है वो है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता क्या होता है? एग्जाम्पल के तौर पर हम एक एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि मार्केट में जो नमकीन होता है, जो चिप्स होते हैं, देखिए उसको आप खरीदेंगे 10 रुपए का खरीदेंगे, पैकेट दिखेगा बड़ा सा, उसको फोड़ेंगे जैसे ही वैसे थोड़ा सा चिप्स निकलता है उसके अंदर से। कहने का अर्थ है कि वो आलू का या किसी भी चीज का बनता हो, लेकिन उसके अंदर इतना स्वादिष्ट इतने दिनों तक भरा कैसे रहता, रखा कैसे रहता है, सड़ता क्यों नहीं? सड़ता इसलिए नहीं है क्योंकि उसके अंदर नाइट्रोजन रखी रहती है, यानी कि उनके अंदर जो है उस पैकेटों में नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल किया जाता है उसको फुलाने के लिए। उसमें जो फुलाया तो हवा होती है, हवा, लेकिन कौन सी हवा? नाइट्रोजन हवा, नाइट्रोजन गैस होती है। नाइट्रोजन गैस की वजह से उसके अंदर जो है कीड़े नहीं लगते हैं, उसके अंदर जो है सड़ता नहीं है वो मटेरियल, और वह ऐसे ही बनी रहती है। ये जो है विकृत गंधिता, यानी कि किसी भी खाद्य पदार्थ को, तैलीय पदार्थ को और जो वसा युक्त होते हैं वो जो धीरे धीरे बहुत दिनों तक रखने से, किसी ना किसी छोटे छोटे वायरस के संपर्क में आने से या उपचयित होने से उनका स्वाद, उनके आकार और उनके गंध में परिवर्तन हो जाता है, जिसकी वजह से इसको बचाने के लिए काफी दिनों तक हम इसमें नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल करते हैं। और नाइट्रोजन गैस के इस्तेमाल करके उसको इस प्रकार से बचाने की प्रक्रिया को ही हम विकृत गंधिता कहते हैं। अब विकृत गंधिता के बाद देखते हैं, विकृत गंधिता जो है इसमें नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। नाइट्रोजन गैस के इस्तेमाल करने के बाद में ये जो है हम काफी दिनों तक इसको यूज कर पाते हैं, खा पाते हैं, ठीक है, रख पाते हैं। अब देखते हैं, ये जो अपना एक टॉपिक था, ये टॉपिक खत्म हो चुका। टॉपिक का मतलब पूरा चैप्टर जो है, चैप्टर खत्म हो गया। अगर आपको इसमें से कहीं कुछ भी समझ में नहीं आएगा, डिस्क्रिप्शन में हमारा जो नंबर लिखा होगा उस नंबर पे आप जा करके और व्हाट्सएप पे कोई भी क्वेश्चन आप कोई भी क्वेरी कह सकते हैं, और करने के बाद हम उसका रिप्लाई देंगे। थोड़ा देर से मिलेगा आपको रिप्लाई, लेकिन रिप्लाई जरूर मिलेगा। आपको समझ में नहीं आएगा तो हम उसको कई बार समझाने की कोशिश करेंगे। वीडियो अगर पसंद आए तो इस वीडियो को अपने से अधिक, यानी कि आपके संपर्क में जितने पढ़ने वाले लोग हैं उन तक इसको पहुंचाइए, शेयर करिए, और शेयर करने के बाद सब्सक्राइब भी करिए। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी करिए, जिससे हमारा हौसला बढ़े और हम इसको और अच्छे ढंग से आपके सामने पेश कर सकें और भी अच्छे अच्छे वीडियो बना सकें। धन्यवाद, थैंक यू।